तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा आपसे कि अमीबा में विभाजन किस प्रकार का होता है, द्विखंडन किस प्रकार का होता है। तो लेटिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लेटा के इस तरह से ट्रांसवर्स। ठीक, मुर्गी जो अंडे देती है या जो भी जीव अंडे देते हैं उनके भी वो सब प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मुर्गी ये सोच के अंडा दी थी कि मानव हमारे अंडा को खाएंगे, नहीं, उसने ये सोच के अंडा दी थी कि हमारे संतति ऐसे पृथ्वी पर बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन मानव तो है बड़ी दानव, वो तो दिन भर में 4 गो 5 गो ऑमलेट ठंडे में, यानी जिस परिवेश को आप झेल सकते हैं वो परिवेश आपके लिए क्या होगा, अनुकूल होगा। अर्थात हमको दिन भर मान लीजिए ठंडा ठंडा चाहिए एकदम मस्त। ठीक है, तो ठंडा ठंडा हमारे लिए, ठंडा ठंडा कूल कूल हमारे लिए क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति होगा। लेकिन कौन उठा के ले आकर गर्म पानी में डाल देता हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। जैसे कुकुर को उठा के गर्म पानी में डाल देते तो कुकुर के लिए गर्म पानी क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का जो बायो है, जो बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उस किताब में सबसे पहला चैप्टर जो है आपके सामने यहाँ पे जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम एकदम विस्तार से विथ चित्र के साथ आपको वर्णन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं और आप भी प्रयास कीजिएगा। देखिए दिया हुआ कि जीवों में जनन, अर्थात इसमें हम कुछ जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें जनन किस तरह से होता है ना, रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, तो जनन के बारे में, कि आखिर जनन होता क्या है। तो जनन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब देखिएगा ध्यान से, इसमें 2 वर्ड शामिल है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करेंगे और आप समझिएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये देखिए इसमें री लिखा है और प्रोडक्शन लिखा है। री का मतलब होता है दोबारा या पुनः से, फिर से। इसका मतलब कि जितने भी जीवित प्राणी है ना उनके अंदर दोबारा से जनन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, एक कैपेसिटी होती है। और प्रोडक्शन का जो वर्ड है ना ये लिया गया किससे, प्रोडक्ट से। किससे लिया गया है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितने भी जीव हैं ना वे सभी के सभी एक निश्चित समय अंतराल पर अपने अपने प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अपने माता पिता के क्या है, प्रोडक्ट है, और आप भी अपने पेरेंट्स के क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि हमारे माता पिता के अंदर वो क्षमता थी, वो अपने आप के थ्रू, मतलब वो खुद से अपने प्रोडक्ट को जन्म दिया। समझ रहे हैं बात को। आने वाले समय में हमारे अंदर भी कुछ कैपेसिटी जो संपन्न होगी, विकसित होगी, तो हम भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि हम कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे अंदर ये क्षमता होती ही है, परंतु किसी कारणवश कभी कभी ये क्षमता तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन और अगर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करें हम, तो आम एग्जाम्पल लेते हैं हम। आम जो होता है या जितने भी प्रकार के फल होते हैं, क्या ये फल हमारे खाने के लिए होते हैं, नहीं होते हैं। अगर बायोलॉजिकली समझिएगा ना आप, तो ये फ्रूट्स उनके क्या थे, प्रोडक्ट थे। ठीक है, और ये इसी प्रोडक्ट के थ्रू, अर्थात वो अपने फलों के थ्रू, आम के थ्रू वो अपनी नई संतति को जन्म देना चाहता था, परंतु हम मार्केट में उसका भाव लगाकर क्या कर दिए, बेच दिए, इसलिए उसकी संतति बढ़ी नहीं। लेकिन हम आम का आठी खा कर फेंक देते तो आराम से उसे क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, मतलब उसे एक पेड़ पौधे की जन्म, मतलब उसकी संतति उत्पन्न हो जाती है। अब बात करें अगर हम किसकी, तो मुर्गी की, तो मुर्गी जो अंडे देती है या जो भी जीव अंडे देते हैं उनके भी वो सब प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मुर्गी ये सोच के अंडा दी थी कि मानव हमारे अंडा को खाएंगे, नहीं, उसने ये सोच के अंडा दी थी कि हमारे संतति ऐसे पृथ्वी पर बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन मानव तो है बड़ी दानव, वो तो दिन भर में 4 गो 5 गो ऑमलेट ठंडे में तोरी ज़बरदस्त खाता है। ठीक है, ठंडा में अंडा ज़बरदस्त खाता है। इसका मतलब कि जितने भी प्रकार के जीव मिलेंगे वे सभी अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, बनाने के लिए उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसको हम जनन के नाम से जानते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। आई होप इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आप ये समझ चुके हैं कि जनन का मतलब होता है कि अपने जैसे संतति को बनाना। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करें तो जनन के कितने स्टेप होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ इसको हम रिलीज करते हैं। देखिए जनन की 2 कैटेगरियाँ होती हैं, एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, एक होता है क्या चीज़, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन।
ये जनन की दो विधियां हैं जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपके लिए चित्र बनाकर अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि इसका इंग्लिश भी आपको ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन जो होता है ना, ये केवल और केवल एक ही जीव इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब भाग लेते हैं अकेला। ठीक है, अर्थात बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जनक के कई गो प्रकार चाहिए, एक एक गो अकेले। ठीक है, नहीं जाएगा किसी से वो जीव निहोरा करने के लिए, चलो हमारा संगे जनन करने के लिए। ठीक है, मतलब इस विधि में जनक यानी जो जीव है वो अकेले ही अपनी संतति को क्या कर सकता है, बना सकता है। एग्जाम्पल आपको बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप सुनते जाइएगा। जबकि लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता पड़ती है। कितने जनक की आवश्यकता पड़ती है? दो, अर्थात नर और क्या चीज़, मादा, नर और मादा। ये आप समझ गए होंगे। अब बात करें आगे, तो लैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के गैमेट्स का निर्माण नहीं माना जाता, नहीं होता है। मतलब इसमें गैमेट्स अर्थात बोल सकते हैं हिंदी में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है जी? युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब कहिएगा सर युग्मक क्या होता है? तो युग्मक जनन की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके द्वारा एक जीव की उत्पत्ति होगी। समझ रहे हैं? युग्मक वह सबसे छोटी इकाई है जिसके थ्रू एक जीव की उत्पत्ति होगी, उसको हम लोग गैमेट्स या युग्मक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मानव की बात करें तो वो होता है स्पर्म, मानव में स्पर्म ओवम होता है, तो वो गैमेट्स है, क्योंकि इसी के थ्रू आने वाले जो पीढ़ी है उनका निर्माण होगा। आई होप युग्मक की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बिना युग्मक के बने आप जीव नहीं बन सकते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में बिना गैमेट्स बने, युग्मक बने एक जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। मतलब अगर दो किसी दंपति के अंदर स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि उस दोनों दंपति के थ्रू किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, आई होप इतना समझ गया होगा। आगे देखते हैं। तो जब अलैंगिक जनन में युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन की तो कोई संभावना ही नहीं है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। निषेचन का मतलब होता है कि जब दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जबकि याद रखिए जिसमें गैमेट्स बनेंगे ना उसमें ये होगा युग्मक, अर्थात उसमें निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो हम बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन में निषेचन जरूर होगा। ठीक है, तो युग्म आप देखिए ध्यान से, जब निषेचन होगा तो जाइगोट बनते हैं। क्या बनते हैं? जाइगोट। जाइगोट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेप जिसके बाद एक नए जीव बनेंगे, एक नया जीव बनेगा। अर्थात जब स्पर्म और ओवम की बात करें तो जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो ओवम का भी केंद्रक और स्पर्म का भी केंद्रक दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। तो स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होता है 23, ओवम के अंदर भी कितना होता है? 23। ये दोनों फ्यूज होकर हो जाता है 46। मतलब इस प्रकार से जो जीव बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 46। तो ये होता है क्या चीज़? युग्मनज। ठीक है, ये क्या होता है? युग्मनज। ठीक है, युग्मनज होता है, जो कि अलैंगिक जनन में नक्को बनता है। जबकि यहाँ बात करें अगर हम लैंगिक जनन में तो इसमें युग्मनज बनता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं अर्थात कोई जीव होता है वह अपने माता पिता के समान होता है। ठीक है, माता पिता अर्थात अपने जनक के समान होता है। लेकिन इसमें माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अकेले जीव है, या तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम जरूर बताएंगे। देखिए, तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो जीव होते हैं ना उनको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं जी? क्लोन बोलते हैं। क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कि एक ऐसा जीव जिसका दो चीज़ फिक्स होगा। एक होगा अनुवांशिक गुण। ठीक है, क्या होगा? एक अनुवांशिक गुण है ना, ये अनुवांशिक गुण और उसका आकार ये दोनों फिक्स होगा। क्या होगा? अनुवांशिक गुण और आकार ये दोनों उसका फिक्स होगा।
समझ पा रहे? अनुवांशिक गुण और आकार अगर फिक्स होगा तो उसको बोलेंगे क्लोन, लेकिन इसका मतलब समझ ही नहीं है। फिर से समझाते हैं आपको। अनुवांशिक गुण और आकार का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन द्वारा अगर कोई मान लेते हैं जीव क्या बना, एक्स बना, कोई जीव एक्स बना, और ये जीव जो है एकदम काला है, ब्लैक है, तो आप समझिएगा इससे जितने संतान बनेंगे वो भी एक्स टाइप के ही होंगे। किस टाइप के होंगे? एक्स टाइप के होंगे, ठीक है, और ये भी काले काले ही होंगे। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि आकार अगर मैच कर रहा है और उनका अनुवांशिक गुण यानी जेनेटिकली प्रॉपर्टीज भी मैच कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वह एक जीव क्लोन है। क्या है? क्लोन। परंतु लैंगिक जनन में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि अगर कोई जीव बन रहा है तो वो हूबहू अपने माता पिता के समान होगा। हम अपने माता पिता के समान नहीं हैं। आकार समान कहने का सेंस है कि हमारे और पेरेंट्स के बीच जरूर कुछ ना कुछ क्या है, अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धि कहने का सेंस है कि यहाँ पे उनका लक्षण कुछ अलग है और हमारा लक्षण कुछ अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैच करता है, आकार मैच नहीं करता है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स लंबे लंबे होंगे या हो सकता है कि छोटे होंगे, ठीक है, तो इनमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। अब कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन में जब दो जीव भाग ले रहे हैं तो दोनों का गुण प्रेजेंट होगा, ठीक है, अर्थात हो सकता है कि मम्मी जी सांवली होंगे और पिताजी गोरे, तो दोनों में से किसी एक का लक्षण आएगा, ठीक है ना, या दोनों हो सकता है आ जाए। तो इस आधार पे हम बोलते हैं कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान या जो भी बच्चे होते हैं वो क्लोन नहीं कहलाते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा तो इसमें केवल एक ही जीव अकेले ही क्या करता है, अपनी संतति की उत्पत्ति करता है। तो जब अकेले एक जीव संतति की उत्पत्ति कर रहे हैं तो एक ही का ना लक्षण जाएगा जी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। आई होप ये इतना सारा बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं लैंगिक जनन के उदाहरण के साथ और इसमें कुछ देखते हैं कि जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम है लाइफ स्पेम या जीवन काल। ये समझ लेते हैं, उसके बाद से आपको हम समझाते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहले ये समझ जाते हैं, बस 5 मिनट, उसके बाद खत्म, स्वाहा हो जाएगा। देखिए जीवन काल का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है। लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव हैं, ठीक है, केवल अमीबा को छोड़कर, ठीक है, वो सभी जीव एक निश्चित समय के बाद अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, भगवान के प्यारे और आपके दुलारे हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक्स जीव ने एक जन्म लिया इस धरती पर, ठीक है, यानी कहीं भी हो सकता है। इस एक्स जीव ने जन्म जब लिया था ना, ठीक है, इसके कुछ साल बाद 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, ठीक है, 100 अरब या जितना साल की बात करें, वह एक्स जीव ये डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, यह मुँह जाएगा, ठीक है ना, निश्चित समय के बाद मुँह जाएगा, वो मर जाएगा। तो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के काल को, टाइम को हम बोलते हैं जीवन काल। अर्थात कोई जीव जितना दिन तक जीवित था उस काल को क्या बोलते हैं, जीवन काल। अब का आपके पास जो किताब है ना, NCERT चाहे भारतीय वन चाहे ABCD, उस किताब में आपको एक तालिका दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक जीवों का जीवन काल दिया है। जैसे अगर हम कछुआ की बात करें, किसकी, कछुआ की, तो कछुआ का जीवन का लगभग 150 के आसपास होता है। कितना, 150 के आसपास होता है जीवन काल, इतना लंबा जी सकता है। एक बरगद की बात करें, बरगद अर्थात बनियान इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो बरगद जो होता है ना, बरगद, इसका जीवन काल लगभग 200 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 200 वर्ष का, मतलब 200 वर्ष के बाद बरगद का डेथ होता है। परंतु उसके प्रोडक्ट तो है ना इस पृथ्वी पर, अर्थात उसके बीज तो है ना, अब उसके बीज के थ्रू बनेंगे फिर से उसके बाबू, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे, बाबू नहीं। अब देखिए ध्यान से, यह जो समझ में आ गया होगा। मतलब अब देखिए इसमें एक चीज़ और, लाइफ स्पेन में हमें केवल और केवल प्राकृतिक मृत्यु को लिया जाएगा, नेचुरल डेथ को लिया जाएगा, ठीक है, नेचुरल डेथ को लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को। नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि अपने आप होने वाली मृत्यु, अर्थात जितना उसका लाइफ स्पेन था उतना अगर वो गुजार लिया तब। अन्यथा अगर कहिएगा कि मानव का जीवन काल तो मान लेते हैं 60 वर्ष या 120 वर्ष का है, लेकिन जन्म के 10 साल के बाद उसका घेर दाब का मुँह देखा है कि इसका जीवन काल समाप्त हो गया, गड़बड़। ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, ये थी हमारी यानी मानवीय मृत्यु थी, जिसका गला दाब का मुँह दिए हम लोग, ठीक है, अर्थात किसी को हम गोली मार दिए। तो ये मानवीय मृत्यु थोड़े है, अरे सॉरी प्राकृतिक मृत्यु थोड़े, ये मानवीय मृत्यु है। इसका मतलब कि
केवल नेचुरल डेथ के कारण ही लाइफ स्पेम को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कछुआ का 1.5 साल का लाइफ स्पेम है तो 1.5 साल से पहले अगर इसको काट कूट कर बना के खा जाएंगे लोग, इसका मतलब कि आप जितना वर्ष में 10 वर्ष में या 50 वर्ष में उसको काट के खा के मार दिए, इसका मतलब कि 50 वर्ष उसका लाइफ स्पेम नहीं है। वो नेचुरल डेथ नहीं था, वो था मानवीय डेथ, मानव ने उसको मार दिया। ठीक है, तो ये था जीवन काल, मतलब कोई जीव जब जन्म लेगा, उसके जन्म लेने के बाद वो कितना साल तक जिंदा रहेगा, ये उसकी जीवन, उसके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे, जीवन काल। तो इसका हो गया खात्मा, इसको हम लिप देते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट। ठीक है, मतलब पहले तो हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमने इसमें जान लिया है कि इसमें केवल और केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। ठीक है, कितने जीव, एक जीव, तो एक जीव भाग लेते हैं। इसके प्रकार की बात करते हैं, इसका प्रकार है सबसे पहले विखंडन अर्थात फिजन। अच्छा, हमने एक बात बोला था कि अमीबा जीवन अवधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब कि अमीबा जो होता है ना, अमरणशील होता है, इमोर्टल होता है, नहीं मरता अमीबा। कैसे नहीं मरता है, इस क्लास में बना रही है, आपको जरूर हम बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि अमीबा एक्चुअली क्यों नहीं मरता है, काहे नहीं मरता अमीबा। देखिए, तो विखंडन की अगर बात करें तो नाम से क्लियर है कि विखंडन का मतलब कि इसमें कोई जीव होगा जो अपने आप को कहीं से तोड़कर, ठीक है, दिल तोड़कर नहीं, कहीं से तोड़कर, ठीक है, खंड करेगा बहुत ज़्यादा, और उन्हीं खंडों से अपनी नई नई संततियों की उत्पत्ति करेगा। अब बात करें इसकी, तो इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है, दो। एक होता है द्विखंडन, क्या होता है, एक द्विखंडन, ठीक है, एक होता है द्विखंडन, इसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। एक होता है बहुखंडन, ये दो चीज़ होता है। ठीक है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, द्विखंडन में कोई जीव अपने आप को केवल 2 खंडों में डिवाइड करेगा और 2 खंडों से नई संतति की उत्पत्ति होगी। ठीक है, सोचिए अगर हम अपने आप को 2 खंडों में कर दें, नहीं करेंगे ना तो पढ़ाएगा कौन, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को 2 खंडों में कर दे तो क्या हमारे 2 खंडों से नया नया जीव हमारे शक्ल का बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अलैंगिक जनन में जब भी 2 खंड बनेंगे तो दोनों खंड क्या कहलाएंगे, क्लोन। ठीक है, जिनका आकार अर्थात जेनेटिकली तौर पे और मार्फोलॉजिकल तौर पे दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अब हम द्विखंडन की बात करें तो इसमें केवल और केवल 2 खंड बनता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या चीज़, तो अमीबा इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अमीबा। इसके बाद पैरामीशियम भी आ जाएगा। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम भी आ जाएगा, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम भी आ जाएगा। और एक और जीव है छोटा चुका, जिसका नाम है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना। अब समझते कि कैसे अपने आप को विखंडित करता है, इनके विखंडन करने में क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, ये भी समझेंगे हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस सब को बता देते हैं। तो ये रहा वो तीनों चित्र जो अलैंगिक जनन में आते हैं, जैसे पहला यूग्लिना, पैरामीशियम और ये अमीबा है। कुछ ये चित्र है, आपको स्क्रीन पर भी अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना दिख रहे होंगे। ठीक है, तो वही रियल में क्या है, यूग्लिना है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए, हमने लगभग ये चित्र बनाया हुआ है तीनों जना का। ठीक है, ये है क्या चीज़, यूग्लिना। ये यूग्लिना का एक केंद्र है, सेंटर अर्थात केंद्रक बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर नहीं, न्यूक्लियस। और ये ही इसका क्या चीज़, ये है ये इसको बोलते हैं पक्षमाभ। ठीक है, पक्षमाभ नहीं, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला। ठीक है, ये हो गया फ्लैजिला। उसके बाद ये छोटे छोटे धागे जो दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं सीलिया। सीलिया मैंने कपड़ा सीलिया नहीं, सीलिया, इसको सीलिया बोलते हैं या पक्षमाभ भी बोल सकते हैं। जबकि इनमें कोई पक्षमाभ ये संरचना नहीं होती है, इनमें होता है कुटपाद। ये जो इसका ठोड़ निकला ना ठोड़, इसको बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं, कुटपाद। अब देखिए ध्यान से, कैसे इनमें विभाजन होता है, कैसे ये अलैंगिक जनन करते हैं, कैसे ये विखंडन करते हैं। अगर हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो होता है यह लंबवत अर्थात हम बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल विभाजन करता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबवत, यानी बीचे बीचे। ठीक है, तो अगर खड़ा होके कट रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये कटे का विभाजन होगा बीचों बीचों,
दो भाग बनेंगे, दोनों भाग से फिर नया जीव बन जाएगा। ठीक है, दोनों भाग से क्या बनेगा, फिर से नया जीव। मतलब अगर खड़ा करके काटेंगे तो युगलीना। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लंबवत विभाजन या लॉन्गिट्यूडनल विभाजन किस में होता है, तो याद रखिएगा किस में होता है, तो युगलीना में होता है। ठीक है, सिंपल सा जवाब है। देख रहे हैं विखंडन कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विखंडन। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें किसकी, तो पैरामीशियम जो होता है ये भी द्विखंडन ही करता है, परंतु ये लेटिट्यूडनल विभाजन करता है। लेटिट्यूडनल का मतलब होता है सुता के, ये तरिया देखना ऐसे विभाजन करता है। तो अमीबा को सुताकर विभाजन होता है, अमीबा में युगलिना में उठाकर। कहने का मतलब कि ट्रांसवर्स अर्थात लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल बोल सकते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा आपसे कि अमीबा में विभाजन किस प्रकार का होता है, द्विखंडन किस प्रकार का होता है, तो लेटिट्यूडनल। लेटिट्यूडनल का मतलब कि होता है लेटा के, इस तरह से ट्रांसवर्स। ठीक है, क्षैतिज बोल सकते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं। देखिए कितना तरह से होगा कि नहीं, क्षैतिज होगा, ट्रांसवर्स होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक, लेटिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल ये वाला होता है। ठीक है, तो ये दो दो खंड में बट रहा है, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो बोल सकते हैं द्विखंडन। अब बात करते हैं सबसे महान योद्धा की, मतलब अमीबा की। तो अमीबा जो होता है ना, ये द्विखंडन भी करता है और बहुखंडन भी। क्या करता है, द्विखंडन भी करता है और बहुखंडन भी। लेकिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति तो होगी कि वो द्विखंडन कब करेगा और बहुखंडन कब करेगा, तो उसके लिए सबसे जवाब मस्त क्या है, देखिए, जब इस अमीबा को, किसको, जब इस अमीबा को, देखिए, जब इस अमीबा को अनुकूल परिस्थिति मिलेगी। कैसी परिस्थिति मिलेगी, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल का मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल का मतलब समझ रहे हैं, यदि आपको हम जल में डाल दें, दिन भर उसी में रहने के लिए कह दें हमेशा के लिए, तो आपके लिए वो अनुकूल नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा। लेकिन आपको मस्त रूम दे दिया जाए, बढ़िया से सब कुछ दे दिया जाए, बिछाना वगैरह सब कुछ, ठंडी में एसी नहीं, हीटर दे दिए जाए, तो वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। लेकिन सोचिए जरा, जो आप केवल गर्मी को सहना पसंद करते, केवल गर्मी, और आपको लेके हीटर में ऐसे कूलर में डाल दिए जाए, तो आपके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा। ठीक है, यानी जिस परिवेश को आप झेल सकते हैं वो परिवेश आपके लिए क्या होगा, अनुकूल होगा। अर्थात हमको दिन भर मान लीजिए ठंडा ठंडा चाहिए, एकदम मस्त। ठीक है, तो ठंडा ठंडा हमारे लिए, ठंडा ठंडा कूल कूल हमारे लिए क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति होगा। लेकिन कौन उठा के ले आकर गर्म पानी में डाल देता है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। जैसे कुकुर को उठा के गर्म पानी में डाल देते तो कुकुर के लिए गर्म पानी क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। लेकिन जमीन पे एकदम दौड़ते रहेगा तो उसके लिए अनुकूल। मतलब अमीबा जहाँ रहता है ना, कहाँ रहता है, तो याद रखिएगा रूकल पानी में रहता है। कहाँ रहता है, रूकल पानी में। ठीक है, सूखल ना, रूकल पानी में रहता है अमीबा। तो अगर अमीबा पानी में रहेगा अच्छा से एकदम बढ़िया से, तब ये करेगा द्विखंडन करेगा, है ना, दूगो। अर्थात अब ये कहीं से भी विभाजन कर सकता है। ठीक है, हेनहू से कर देगा, ठीक है ना, तो दूगो तो हो ही गया, खत्म दूगो। मतलब इसका डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके कुटपाद है ना, कुटपाद ये चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो चेंज होते रहने के कारण इनकी आकृति फिक्स नहीं होती है, और हमारी आकृति फिक्स है, इनकी आकृति फिक्स है, आपकी आकृति फिक्स है। ठीक है, अमीबा का आकृति फिक्स नहीं होता है। तो काटने जाएंगे हेम है, तले वो बदल देगा आकृति अपना, फट दे। तो याद रखिएगा कि अमीबा का आकृति सेम नहीं, फिक्स नहीं होने के कारण इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि ये लॉन्गिट्यूडनल कटेगा कि लेटिट्यूडनल कटेगा। ठीक है, देखिए, तो याद रखिएगा जब इसके लिए अनुकूल परिस्थिति होगी, फेवरेबल कंडीशन होगा, तभी ये क्या करेगा, द्विखंडन विभाजन। ठीक है, तो आई होप ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा द्विखंडन में। अब बहुखंडन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।